Let's see clinical features of chronic bronchitis. Clinical features. तो as I have already mentioned कि chronic bronchitis में जो मेन सिम्टम होगा कफ होगा और वो म्यूकॉइड कफ होगा, क्योंकि यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड्स की हाइपरट्रॉफी थी तो ज्यादा म्यूसिनस सिक्रीशंस होंगे, मतलब एक तरह से थिक कफ होगा। ये चीज मॉर्निंग आवर्स में ज्यादा हो सकती है, विंटर्स में ज्यादा हो सकती है, और जो लोग स्मोक करते हैं उनमें ऑफ कोर्स ज्यादा होता है। तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं कफ विद म्यूकॉइड स्प्यूटम, एंड कफ इज मोर इन मॉर्निंग और इन विंटर सीजन और इन स्मोकर्स। तो हम लोग कह देते हैं विंटर कफ, स्मोकर्स कफ और मॉर्निंग कफ। तो लिख लेते हैं पहला पॉइंट, कफ विद म्यूकॉइड, मतलब काफी स्टिकी स्प्यूटम। ये पहली लाइन है। तो एम्फाइसेमा और ब्रोंकाइटिस में ये डिफरेंस है कि एम्फाइसेमा में ब्रेथलेसनेस पहले आती है, कफ और स्प्यूटम बाद में आते हैं। यहाँ पे कफ और म्यूकॉइड स्प्यूटम पहले मिलेगा, ब्रेथलेसनेस लेटर स्टेजेस में होगा जब डिसीज और वर्सन हो जाएगी। देख लेते हैं, ब्रेथलेसनेस occurs in advanced stages of disease, advanced stages of the disease। इसके अलावा जो कफ होता है ये हम लोग विंटर सीजन में नोटिस करते हैं कि वर्सन हो जाता है ना। तो दिस कफ इज ऑल्सो नोन एज विंटर कफ, विंटर कफ या स्मोकर्स कफ या मॉर्निंग कफ। इसके अलावा आप लोगों ने देखा कि जो लार्जर एयरवेज हैं, कंडक्टिंग एयरवेज हैं, जहां रेस्पिरेशन नहीं हो रहा था, उनका काम था रेस्पिरेटरी यूनिट्स को ऑक्सीजन या एयर सप्लाई करना। लेकिन यहाँ पे म्यूकस प्लग्स ढेर सारे बने हुए हैं जिसकी वजह से म्यूकॉइड स्प्यूटम भी आ रहा है, तो एयर आपके रेस्पिरेटरी यूनिट्स तक नहीं जा पाएंगे, तो इसकी वजह से ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं होगा, तो इसकी वजह से साइनोसिस मिलेगा, मतलब बॉडी में हाइपोक्सीमिया मिलेगा। तो साइनोसिस अगर मिलेगा तो ब्लूइश डिस्कलेशन हमें एक्सट्रीमिटीज पे या लिप्स के अराउंड मिल सकता है। तो हम लोग कहते हैं ऐसे पेशेंट में साइनोसिस मिल रही है। और लिख लेते हैं साइनोसिस, सेंट्रल एंड पेरिफेरल साइनोसिस, that is bluish discoloration, that is bluish discoloration। इसके अलावा एक पैथोफिजियोलॉजी ऐसी होती है कि जब भी लंग में खुद के पास ऑक्सीजन नहीं होती है ना, जब रेस्पिरेटरी यूनिट के पास ऑक्सीजन या एयर पहुंच ही नहीं रही है, तो लंग के पास भी अपनी ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी, तब उसके बाद वो ऑक्सीजनेट करके पूरी बॉडी में भेजता था। तो अगर कभी लंग की अपनी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो पल्मोनरी वेसल्स में जो आर्टरीज होती हैं, चाहे वो ब्रोंकियल आर्टरी के पार्ट हो चाहे पल्मोनरी आर्टरी के पार्ट हो, उनमें वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। जब वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा तो पल्मोनरी वेस्कुलेचर का प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। जब डायलिटेशन होता है तो प्रेशर कम हो जाता है, वही आर्टरी अगर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जा रही है तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो धीरे धीरे वेस्कुलर रीमॉडलिंग हो जाती है। तो अभी तक आपने देखा था कि ब्रोंक्यूल्स की वॉल्स की हाइपरट्रॉफी हो रही थी, अब आप देखोगे कि जो पल्मोनरी आर्टरी है उनकी वॉल्स की भी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि आपके राइट वेंट्रिकल को पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड पंप करने में ज्यादा मुश्किल होगी, तो धीरे धीरे राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी और फिर राइट वेंट्रिकुलर फेलियर भी हो सकता है। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को आप कहते हो अगर लंग की वजह से हो रहा है तो कॉर पल्मोनेल। धीरे धीरे राइट वेंट्रिकुलर फेलियर भी हो सकता है, और आपको पता है अगर राइट वेंट्रिकुलर फेलियर होगा तो बॉडी में जो ब्लड होगा वो इकट्ठा रह जाएगा, क्योंकि सुपीरियर वेन केवा और इंफीरियर वेन केवा उस ब्लड को एकोमोडेट, उस ब्लड को वापस हार्ट को नहीं दे पा रहे होंगे। एक बार देख लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी, यहाँ पे छोटा सा ये देख लेते हैं कि अगर किसी को रेड्यूस्ड
O2 इन लंग्स, है ना, जहां पे रेस्पिरेशन होना वहां पे ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है। इसकी वजह से पल्मोनरी वेस्कुलेचर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, पल्मोनरी वेस्कुलेचर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। आप समझ पा रहे होगे, अगर किसी वेसल को पतला कर दो तो उसके अंदर वही ब्लड जाना है तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन अगर कोई वेसल है उसको आपने और मोटा कर दिया तो प्रेशर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं ऑक्सीजन कम जा रही है लंग में ही, तो यहाँ पे लंग की वेसल्स की वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, इसकी वजह से पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाएगा, पल्मोनरी प्रेशर्स इंक्रीज। हमने बताया भी था पल्मोनरी सर्कुलेशन का प्रेशर होता है 30/10, जो सिस्टमिक प्रेशर होता है वो होता है 120/80। तो यहाँ पे इसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन मिल जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। हम लोगों ने देखा है पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड पंप करना होता है राइट वेंट्रिकल को, तो अगर यहाँ पे हाइपरटेंशन है तो इस आर्टरी में ब्लड पंप करने के लिए राइट वेंट्रिकल को और ज्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इसका मतलब राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो सकती है। देख लेते हैं, देयरफॉर राइट वेंट्रिकल नीड्स टू generate more pressure leading to right ventricular hypertrophy, leading to right ventricular hypertrophy। लिख लेते हैं right ventricular hypertrophy, इसी को हम लोग कहते हैं कॉर पल्मोनेल, कॉर पल्मोनेल, क्योंकि पल्मोनरी सिस्टम की वजह से आपका जो राइट हार्ट है, राइट साइड ऑफ वेंट्रिकल है, उसकी हाइपरट्रॉफी हो गई है। आगे चल के कब तक इतना फोर्स ये जनरेट कर पाएगा, लीडिंग टू राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। अब आपको पता है कि राइट वेंट्रिकल में अगर राइट वेंट्रिकल फेल हो जा रहा है तो राइट वेंट्रिकल में क्या होता है, आपका राइट एट्रियम से ब्लड आता है जो कि पूरी बॉडी से आता है, तो इसकी वजह से साइन एंड सिम्टम्स ऑफ राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, एग्जाम्पल सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। फेसियल एडिमा हो सकता है, पीडल एडिमा हो सकता है, एसाइटिस हो सकता है, जेवीपी बढ़ सकता है, जुगुलर वेनस प्रेशर, है ना, इसके अलावा हिपैटोस्प्लीनोमेगैली। तो देखा जाए यहाँ पे आपका रेस्पिरेटरी फेलियर टाइप 1 टाइप 2 तो हो ही रहा था, लेकिन आगे चल के क्योंकि पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगा तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी मिल सकती है, जिसको हम लोग कहते हैं कॉर पल्मोनेल। आगे चल के राइट वेंट्रिकुलर फेलियर होगा, तो इसमें आप देख पा रहे हो इतना कुछ आपका एडिमा या स्वेलिंग से रिलेटेड चीज है ना, एडिमा ब्लोट कर गया है, कोई चीज स्वेल कर गई है, मतलब ब्लोटिंग। इसीलिए हम लोगों ने देखा ऊपर साइनोसिस मिल रही थी और आगे चल के ऐसे पेशेंट्स में स्वेलिंग मिल रही है कहीं ना कहीं, है ना, चाहे फेशियल हो, चाहे पीडल हो, चाहे एब्डोमिनल हो। तो इसीलिए हम लोग इनको कहते हैं साइनोसिस प्लस स्वेलिंग, एंड दिस कंबाइंड नोन एज ब्लू ब्लोटर्स। लिख लेते हैं, देयरफॉर दे आर नोन एज ब्लू ब्लोटर्स। तो ब्लू का मतलब है कि ऐसे पेशेंट्स में साइनोसिस है, ब्लोटर्स का मतलब है कि स्वेलिंग या एडिमा है। बिल्कुल सबको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से पैथोफिजियोलॉजी देख लेते हैं हम लोग क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, कल से हम लोग पढ़ रहे हैं, रीड्स इंडेक्स बढ़ जाएगा, 0.51 से ज्यादा हो जाएगा, और म्यूकस ग्लैंड्स ज्यादा होंगे तो जो सिक्रीशन होगा वो काफी म्यूसिनस होगा, म्यूकॉइड होगा, थिक होगा, और इसके अलावा ब्रेथलेसनेस आगे चल के होने लगेगी जब डिसीज काफी एडवांस हो चुकी होगी। कफ मॉर्निंग आवर्स में या जब भी टेम्परेचर कम होता है, जैसे विंटर्स में तो ज्यादा होता है, तो इसलिए इसको विंटर कफ या मॉर्निंग कफ भी कहते हैं।
स्मोकिंग की वजह से डिसीज होती है, जो लोग स्मोक करते हैं तो हम लोग स्मोकर्स कफ कह देते हैं। ऐसे पेशेंट्स में क्योंकि रेस्पिरेटरी यूनिट तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही या एयर नहीं जा पा रही कि गैसियस एक्सचेंज हो और बॉडी में ऑक्सीजन जाए जो कि सारे टिश्यूज को दे दिया जाए, तो साइनोसिस या ब्लूइश डिस्कलेशन होगा। यहाँ तक तो समझ में आ रहा था। ब्लू ब्लोटर्स का ब्लू क्या है? ब्लोटर्स का मतलब होता है कोई चीज ब्लोट कर गई है, मतलब कोई चीज स्वेल कर गई है या एडिमा हो गया है, तो उसके लिए आगे समझना पड़ेगा। मैंने कह दिया कि लंग के खुद के ही पास ऑक्सीजन नहीं है तो बॉडी को क्या ही देगा। तो इसकी वजह से लंग की वेसल्स में वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। जब भी कभी वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो वहां पे प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि नैरो ऑरिफिस से ल्यूमेन से उतना ही ब्लड पास होना है। इसकी वजह से पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हो सकता है। पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड कौन पंप करता है? राइट वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है। तो इसकी वजह से धीरे धीरे राइट वेंट्रिकल और मस्कुलर हो जाएगा, मतलब राइट वेंट्रिकल की और हाइपरट्रॉफी हो सकती है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं कॉर पल्मोनेल। आगे आके देखिए, हाइपरट्रॉफी हो गया तो उसके बाद भी पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है, बढ़ता जा रहा हो। एक लिमिट ऐसी आएगी कि इतना ज्यादा पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन हो जाएगा कि राइट वेंट्रिकल पंप ही नहीं कर पाएगी, मतलब पंपिंग फेलियर हो जाएगा। तो आप कहते हो राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। जब भी राइट वेंट्रिकल फेलियर होता है तो हम लोगों ने पहले सीवीएस में पढ़ लिया है, फेशियल एडिमा हो सकता है क्योंकि सुपीरियर वेना केवा से जो ब्लड आ रहा था अब राइट एट्रियम रिसीव करके राइट वेंट्रिकल को नहीं दे पाएगा, और इंफीरियर वेना केवा से ब्लड नहीं आ पाएगा, तो हम लोग कहेंगे कि बाकी पूरी बॉडी में एडिमा हो गया। तो इस वजह से एडिमा मिल रहा था, हमने कह दिया कि ये ब्लोटर्स हैं। साइनोसिस पहले ही देख लिया था तो हम लोगों ने कह दिया था ब्लूइश डिस्कलेशन ऑफ सेंट्रल एंड पेरिफेरल पार्ट्स, तो साइनोसिस थी। तो इसलिए हम लोग इसको एक नाम देते हैं ब्लू ब्लॉटर्स। एक बार अगर किसी ने सीवीएस नहीं पढ़ा हो तो हम लोग देख लेते हैं कि किस टाइप से, अगर राइट वेंट्रिकल फेल हो रहा है किसी का तो किस टाइप से आपको प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए, राइट वेंट्रिकल को ही पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड पंप करना होता है। अगर यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा है तो धीरे धीरे राइट वेंट्रिकल को और प्रेशर से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, है ना, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। लेकिन आगे चल के इसका प्रेशर मान लीजिए और बढ़ता गया तो ब्लड अब इसके इधर पंप कर ही नहीं पाएगा, राइट वेंट्रिकल हो सकता है उल्टा ही जाने लगे, ठीक है, पल्मोनरी रिगर्जिटेशन स्टार्ट हो जाए। तो कुछ देर तक तो राइट वेंट्रिकल इतना एफर्ट लगा सकता है कि ब्लड पंप करे। अब देखिए, अगर राइट वेंट्रिकल नहीं कर पा रहा है तो धीरे धीरे राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाएगा, मतलब आगे ब्लड पंप ही नहीं कर पा रहा है। तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड राइट एट्रियम से आता है, जब ये आगे पंप नहीं कर पा रहा है तो यहाँ से रिसीव भी नहीं कर पाएगा। आपको पता है कि राइट एट्रियम में ब्लड सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से आता है, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा से। तो अगर इधर ब्लड नहीं जा पाएगा और ये भी आगे क्योंकि रास्ता लगभग ब्लॉक, इधर भी नहीं जा पाएगा, तो इसकी वजह से फेस में मतलब हेड एंड नेक की वीनस जो ड्रेनेज थी वो इम्पेयर्ड होगी, तो फेशियल एडिमा मिल सकता है, फेशियल एडिमा। जेवीपी वगैरह बढ़ सकता है यहाँ पे, जुगुलर वेनस प्रेशर। यहाँ पे आईवीसी है तो पीडल एडिमा या हिपैटोस्प्लिनोमेगैली ऊपर हम लोगों ने देख लिया है, या एसाइटिस। तो ये आपका राइट वेंट्रिकल फेल हो सकता है जिसकी वजह से स्वेलिंग आएगी और जिसकी वजह से फिर हम लोग कहते हैं कि ये साइनोसिस तो मिल ही रही थी रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से, अब कार्डियक फेलियर की वजह से यहाँ पे ब्लोटिंग या स्वेलिंग भी मिल रही है। तो मेरे ख्याल से जो भी पैथोफिजियोलॉजी था हम लोगों ने क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का क्लिनिकल सिम्टम से रिलेट करके देख लिया है। एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं। बात हम लोग कर रहे हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के क्लिनिकल फीचर्स की। पहले हमने कहा कफ विद म्यूकोइड स्प्यूटम मिलेगा, कफ मॉर्निंग में ज्यादा होगा, विंटर्स में ज्यादा होगा और स्मोकिंग पॉपुलेशन में ज्यादा होगा, तो विंटर स्मोकर्स या मॉर्निंग कफ। साइनोसिस मिलेगा जिसको हम लोग कहते हैं ब्लूइश डिस्कलेशन, और आगे चल के ऐसे पेशेंट्स में स्वेलिंग भी मिलेगी क्योंकि यहाँ पे राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी और फेलियर हो रहा है। राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी अगर लंग की वजह से होता है तो हम लोग कहते हैं कॉर पल्मोनेल। तो इस तरीके से राइट वेंट्रिकल फेलियर के फीचर्स हमें मिले थे और हमने इसको निक नेम दे दिया था ब्लू ब्लॉटर्स। तो ये इतना आपका डिटेल रहा क्लिनिकल फीचर। अगर बात किया जाए
आपके क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का। अब हम लोग एम्फाइसीमा पढ़ लेते हैं। एम्फाइसीमा पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद उसके क्लिनिकल फीचर्स देख लेंगे, एटियोलॉजी देख लेंगे, फिर उसके बाद फाइनली इन्वेस्टिगेशन दोनों में लगभग सेम ही कराने हैं हमें, ट्रीटमेंट भी लगभग दोनों का सेम ही है। तो इस वजह से अब हम लोग शिफ्ट करते हैं अपना फोकस एम्फाइसीमा की तरफ। लेट्स स्टडी एम्फाइसीमा। काफी कुछ हम लोगों ने इसका डिटेल पहले ही पढ़ लिया है ना, कि जैसे ये प्रॉब्लम आपकी तब होती है जब डैमेज या डिस्टेंशन आपका रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल या उसके नीचे हुआ हो, मतलब अप टू एल्विलाई एंड अप टू सेप्टा। कुछ डायग्राम्स भी हम लोगों ने देखे हैं, दोबारा हम लोग उन डायग्राम्स की हेल्प ले लेंगे। तो सबसे पहले अगर एम्फाइसीमा की बात की जाए तो हम लोग यहाँ पे कैसे इसको डिफाइन किया गया है उसको लिख लेते हैं। डिफिनेशन तो लिखते हैं, एम्फाइसीमा is defined as a distension of the air spaces, कहाँ से, distal to the terminal bronchioles। टर्मिनल ब्रोंक्यूल के डिस्टल क्या क्या होता है हम लोगों ने पहले पढ़ा है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलाई, है ना, एल्वियोलाई के बीच बीच में सेप्टा होते हैं। टर्मिनल ब्रोंक्यूल विद डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वियोलर सेप्टा। ये सब चीज ग्रॉस वे में हम लोगों ने पहले ही देख लिया है कि किस टाइप से कहाँ पे आपका रेस्पिरेटरी पाथवे हैम्पर्ड होगा। इनफैक्ट अगर रेस्पिरेटरी यूनिट्स या फंक्शनल यूनिट ऑफ रेस्पिरेशन जो कि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर सेप्टा, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई होते हैं, वहां पे अगर कोई परमानेंट डिस्टेंशन हो जा रहा है तो या डिस्ट्रक्शन हो जा रहा है तो हम लोग कहते हैं कि ये प्रॉब्लम एम्फाइसीमा क्रिएट करेगी। इसके अलावा हम लोग अब इटियोलॉजी लिख लेते हैं। हमेशा की तरह फिर से स्मोकिंग को सबसे ऊपर रखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट थिंग इज स्मोकिंग। इसके अलावा मैंने कहा था कुछ पॉल्यूशन का भी रोल है, पॉल्यूशन। इसके अलावा कुछ लोग ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, जैसे मान लीजिए कोई गोल्ड स्मिथ है, कोई फार्मर है, तो ऐसे लोग भी डस्ट वगैरह से काफी ज्यादा एक्सपोज्ड होते हैं। तो कुछ लिख लेते हैं हम लोग ऑक्यूपेशनल कॉजेस, ऑक्यूपेशनल कॉजेस। जैसे फार्मर्स लंग होता है आपका, फार्मर है बहुत डस्ट वगैरह में काम कर रहा है, गोल्ड स्मिथ है, ठीक है। तो ऐसा कुछ काम करेंगे जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम इफेक्टेड होगा। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। लिख लेते हैं, अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन डिफिशियंसी। यहाँ पे देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि इसमें अगर किसी को अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी होता है तो एक तरह से पूरा का पूरा साइनस डैमेज हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो लंग का जो कनेक्टिव टिश्यू, देखिए लंग इन्फ्लेट होगा, फिर लंग इलास्टिक रिकॉइल की वजह से डिफ्लेट होगा, तभी तो एयर बाहर जाएगी। अगर लंग रिकॉइल की वजह से डिफ्लेट नहीं होगा तो एक्सप्रेशन होगा कैसे, क्योंकि हम लोगों ने कहा था हम लोग डिस्टेंशन या डायलिटेशन तो एक्टिव प्रोसेस से करते हैं। अगर इलास्टिक रिक्वायल होता है तो वो एक्सप्रेशन अपने आप पुश, एक्सप्रेशन में अपने आप एयर पुश आउट हो जाती है। यहाँ पे अगर हम इलास्टिक एलिमेंट्स को एल्विलाई और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स का अगर डैमेज कर देंगे तो जो रिक्वाइल हो रही थी इलास्टिक, जो आपका बैलून स्ट्रक्चर हमने बताया था वो धीरे धीरे कॉन्स्ट्रिक्ट हो सकता है ना। तो अगर वो कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो पाएगा तो एक्सप्रेशन में गैस बाहर नहीं जा पाएगी। तो इसकी वजह से जो
सेप्टा होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो एक्सप्रेशन क्योंकि पैसिव था अब वो नहीं हो पाएगा, जो इलास्टिक रिकॉइल की वजह से हो सकता था। तो आगे हम लोग इसमें लिख लेते हैं फोर्थ पॉइंट में, कनेक्टिव टिश्यू ऑफ लंग is digested by proteolytic enzyme protease। इसी प्रोटीज को अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन इनहिबिट करता है, रिलीज्ड बाय ल्यूकोसाइट्स। आपको पता है अगर कहीं इन्फ्लेमेशन होता है तो ल्यूकोसाइट्स वहाँ बहुत ज्यादा अमाउंट में पहुंचते हैं, तो अगर ल्यूकोसाइट प्रोटीज ज्यादा सिक्रीट करेंगे तो जो आपका एलास्टिन होता है, जो कि एलास्टिन प्रोटीन का बना होता है, वो डाइजेस्ट हो जाएगा। अगर वो डाइजेस्ट हो जाएगा तो उस लंग के पार्ट की एलास्टिसिटी कम हो जाएगा। आगे लिखते हैं अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन is a protease inhibitor, is a protease inhibitor preventing the proteolytic digestion, thus preventing the proteolytic digestion by proteases। तो अगर मान लीजिए किसी को इन्फ्लेमेशन हो रहा है, वहां पे ढेर सारे ल्यूकोसाइट्स पहुंच गए हैं, तो कुछ ना कुछ डैमेज करना शुरू करेंगे। तो नॉर्मली बॉडी में अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एडिक्वेट अमाउंट में होता है फंक्शनल, तो ज्यादा डैमेज नहीं होता क्योंकि ये प्रोटीजेस को इनहिबिट कर देता है। लेकिन अगर किसी में डेफिशिएंसी होगी तो इसका मतलब जो डिस्ट्रक्शन है वो ज्यादा हो जाएगा। लिख लेते हैं हेंस अ डेफिशिएंसी ऑफ or absence of deficiency of alpha 1 antitrypsin results in proteolytic destruction of lung, proteolytic destruction of lung which may lead to emphysema, leading to emphysema। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस रहा आपके क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस से। यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि जो एल्वेलाई या जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है या जो सेप्टल पार्ट है, अभी डायग्राम में देख लेंगे उनको, क्योंकि ज्यादातर हमारा जो टिश्यू होता है प्रोटीन का ही बना होता है, सेप्टा इन पर्टिकुलर एलास्टिन प्रोटीन्स उसमें ज्यादा होते हैं, इसी की वजह से एलास्टिक रिक्वायल होता है। और जो एयर्स हम लोगों ने फोर्सफुली कोशिश करके एक्टिव प्रोसेस से इंस्पायर किया है उसे बाहर निकालना है, तो जब इलास्टिक रिक्वायल होता है तो अपने आप ही ये सारी एयर्स पुश हो जाती हैं। यहाँ पे हमने कह दिया कि जो इलास्टिक टिश्यू था उसको हमने डैमेज कर दिया है या डैमेज हो गया। अगर स्मोक कर रहा है आदमी तो इन्फ्लेमेशन हो गया, ल्यूकोसाइट्स ज्यादा हो गए, वहां पे उन्होंने ज्यादा प्रोटीएज सिक्रीट किया और डैमेज कर दिया उसको। या मैं कह रहा हूँ कोई पीता नहीं है, स्मोक नहीं करता है, आई मीन उसमें अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी है, मतलब उसमें जो एंजाइम है वो या तो डिसफंक्शनल है या तो बना नहीं है, मतलब एक जेनेटिक प्रॉब्लम है। तो ऐसे केसेस में देखा गया है कि माइनर सा भी इन्फ्लेमेशन होगा या ओवर पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि प्रोटीएजेस नॉर्मली भी पाए जाते हैं तो उनको इनहिबिट करना होता है। अगर ये एंजाइम डेफिशिएंट है कोई पर्सन तो ऐसे इंसान में प्रोटियोलिसिस ज्यादा होगी और सेप्टा डैमेज हो सकते हैं, या इलास्टिसिटी आपके रेस्पिरेटरी यूनिट्स की कम हो सकती है जिससे एक्सप्रेशन हैम्पर होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं एयर आने में कोई दिक्कत नहीं है, एयर जाने में ज्यादा दिक्कत है ना। तो एक तरह से जब वो एक्सपायर करेगा तो ज्यादा प्रोलॉन्ग होगा, मतलब वो एक्सपायर करेगा तभी तो दोबारा इंस्पायर कर पाएगा, है ना। तो एक तरह से यहाँ पे ब्रेथलेसनेस पहले होगी, कफ और स्प्यूटम लेटर स्टेजेस में होगा। एक बार हम लोग यहाँ पे इटियोलॉजी और डेफिनेशन दोबारा देख लेते हैं। अभी तक हमने कहा कि एम्फाइसेमा में जो आपके रेस्पिरेटरी यूनिट्स होते हैं उनका डिस्टेंशन हो जाता है, और इसका मतलब वहाँ डिस्ट्रक्शन किस चीज का हो जाता है, इलास्टिक टिश्यू का।
इलास्टिक टिश्यू का क्यों डिस्ट्रक्शन हो जाता है? क्योंकि प्रोटीजेज जो ल्यूकोसाइट से निकलते हैं वो इन सब चीजों को डाइजेस्ट कर जाते हैं, खा जाते हैं। जहां तक इटियोलॉजी की बात रही, फिर से शॉर्ट में ही हमने देखा, स्मोकिंग, पॉल्यूशन, कहीं ऑक्यूपेशन हैजार्ड्स हैं, और जैसे कोई माइंस वगैरह में काम करते हैं, है ना, तो वहां पे भी काफी ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर वो इनहेल कर सकता है। इम्पॉर्टेंट सबसे ज्यादा है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। इसकी वजह से पूरा का पूरा एसाइनस खराब हो जाता है, सारे इलास्टिक एलिमेंट्स डाइजेस्ट हो जाते हैं प्रोटीजेस से, और इसकी वजह से जिस टाइप का एम्फाइसीमा होता है उसको हम लोग कहते हैं पैन एसाइनर, लीडिंग टू एम्फाइसीमा, पर्टिकुलरली पैन एसाइनर, particularly पैन एसाइनर एम्फाइसीमा। एसाइनस हमने कल बताया था, पैन एसाइनर एम्फाइसीमा। देखा जाए तो इतना जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है काफी इजी है। आइए कुछ डायग्राम्स की तरफ एक बार नजर डालते हैं। हम लोगों ने कुछ डायग्राम शुरू में ऐड किए थे। देखिए, मैंने कल आपको बताया था सारी यूनिट को मिला के आप क्या कहते हो? एसाइनस कहते हो। अब देखिए, एसाइनस का कुछ ये शुरू का पार्ट है, ये कुछ एसाइनस का बाद का पार्ट है। तो अगर किसी पेशेंट में ये देखो लगभग मिडिल का, सेंटर का पार्ट जहाँ पे खराब हो रहा है, या प्रॉक्सिमल पार्ट अगर खराब हो रहा है, तो आप इसको बोल देते हो सेंट्री लोब्यूलर एम्फाइसमा। ये स्मोकर्स में ज्यादा कॉमन है, जो लोग सिगरेट पीते हैं। इसी टाइप से अगर किसी में सारे पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी यूनिट या एसाइनस खराब हो रहा है, तो आप इसको कहते हो पैन एसाइनर। ये अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन डेफिशिएंसी वाले लोगों में ज्यादा कॉमन होता है। कुछ लोगों में कंबाइंड इटियोलॉजी होती है, तो उसमें इरेगुलर हो सकता है। कुछ लोगों में ऑक्यूपेशनल वर्कर्स में पैरासेप्टल हो सकता है, कि मतलब जो बिल्कुल डिस्टल पार्ट है एसाइनस का, डिस्टल एसाइनस। ठीक है, एसाइनस हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। जो याद रखना है, सेंट्री एसाइनर स्मोकर्स में मिलता है, मतलब प्रॉक्सिमल पहले का पार्ट और बीच का पार्ट। और इसी टाइप से पैन एसाइनर, जहाँ पे हमने देखा है अल्फा एंटीट्रिप्सिन बहुत ही कम हो गया है, तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा एसाइनस नॉन इलास्टिक दिखेगा। तो ये आपका टाइप्स ऑफ एम्फाइसीमा हो गया, जो भी आगे हम लोग देख लेंगे। और ये पर्स लिप ब्रीदिंग है, जिसमें मैंने कहा था एक्सपिरेशन इतना प्रोलॉन्ग हो जाएगा कि कुछ एयर ये माउथ से भी एक्सपायर करेगा। पर्स जैसा स्ट्रक्चर है, तो हम लोग कह सकते हैं पर्स लिप ब्रीदिंग। ये भी एम्फाइसीमा का फीचर है, अभी क्लिनिकल फीचर में देख लेते हैं। इसके अलावा हमने बताया किस तरह से किसी को नेबुलाइज कर सकते हो, और इस तरीके से वो इनहेलर ले सकता है। आगे ट्रीटमेंट में देखेंगे, डेरिफाइलिन टेबलेट जो है ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होती है, अवेलेबल भी होता है। तो हम लोग अब देख लेते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एम्फाइसीमा। काफी कुछ सेम होगा, क्योंकि हम लोग ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा को एक डिसीज के अंदर रखते हैं, दैट इज सीओपीडी। कभी कभी ओवरलैपिंग भी होता है, लेकिन अगर कहीं पे हम लोग किसी डिसीज की तरफ ज्यादा सिम्टम देखते हैं, तो उसको एम्फाइसीमा या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्लासिफाई करके उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर क्लिनिकल फीचर की बात की जाए, तो आप देख पा रहे हो कि एक्सपिरेशन काफी प्रोलॉन्ग्ड होगा। तो एक्सपिरेशन जब खत्म होगा, प्रोलॉन्ग्ड होगा, जब वो एंड होगा, तभी तो इंस्पायर करोगे, तो इंसान काफी सफोकेटेड फील करेगा, ब्रेथलेस फील करेगा, और जो एक्सप्रेशन होगा उसके लिए माउथ का भी यूज करेगा। तो पर्स लिप ब्रीदिंग उसको कहते हैं। यहाँ पे हम लोग क्लिनिकल फीचर्स में देख लेते हैं, ब्रेथलेसनेस पहले आएगा, उसके बाद थोड़ा बहुत कफ और एक्सपेक्टोरेशन मिलना शुरू होने लगेगा। यहाँ पे लिख लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर is progressive exertional, exertional मतलब जब वर्क ज्यादा करेगा, ब्रेथलेसनेस with minimal cough and expectoration, with minimal
कफ एंड एक्सपेक्टोरेशन मतलब स्प्यूटम एक्सपेक्टोरेशन। तो हम लोगों ने देखा था क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में कफ विद एक्सपेक्टोरेशन ज्यादा होता था। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया है कि उसके बाद ब्रेथलेसनेस आती थी। यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया ब्रेथलेसनेस उसको पहले आनी शुरू हुई होगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसको जैसे ही डिसीज और प्रोग्रेस करेगी तो कफ भी आ सकता है और स्कैंटी स्प्यूटम भी आ सकता है। इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने ये देखी थी, यहाँ पे एयर चली जा रही है माउथ के सॉरी लंग के अंदर, तो एयर जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लौट के आने में क्योंकि इलास्टिक रिकॉइल नहीं हो पा रहा है, काफी प्रोलॉन्ग्ड एक्सपीरेशन है, इसकी वजह से माउथ से भी वो ब्रीद आउट करने की कोशिश करेगा। और हमने डायग्राम में आपको लिखा दिया पर्स्ड लिप ब्रीदिंग, लिख लेते हैं एक्सपिरेशन इज प्रोलॉन्ग्ड लीडिंग टू पर्स्ड लिप ब्रीदिंग, पर्स्ड लिप ब्रीदिंग। डायग्राम हम लोगों ने ऊपर ऑलरेडी देख लिया है। और यहाँ पे हमने देखा है साइनोसिस नहीं होगा और पर्स्ड लिप ब्रीदिंग कर रहा है, ऐसे लगता है कि जैसे सिगरेट पी लिया है और उसके बाद नाक और मुंह दोनों से धुआं छोड़ रहा है, वो छल्ले बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग लिख लेते हैं देयर इज नो साइनोसिस, देयरफॉर पेशेंट रिमेन्स पिंक। साइनोसिस मिली नहीं क्योंकि एयर तो चली ही गई। अच्छा, लेटर स्टेजेस में साइनोसिस भी मिल सकती है जब बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा, लेकिन यूजुअली नहीं मिलती। आगे लिख लेते हैं therefore these patients are known as pink puffers, pink puffers। पिंक का मतलब नो साइनोसिस, पफर का मतलब यहाँ पे हो गया आपका पर्स लिप ब्रीदिंग, पर्स जैसा लिप हो जाएगा ब्रीदिंग। आई होप जितनी भी पैथोफिजियोलॉजी है सब लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा, मुझे लगता नहीं कि इसमें कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है। और जैसे वहां पे हम लोगों ने देखा था कि धीरे धीरे आपका पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन होगा, धीरे धीरे राइट हार्ट फेल हो सकता है, वो चीज ज्यादा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में होगी, लेकिन अक्सर डिसीज ओवरलैपिंग होता है। आगे चल के सीवियर स्टेजेस पे यहाँ पे भी साइनोसिस मिल सकती है, यहाँ पे भी पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन मिल सकता है, और यहाँ पे भी आपकी एडिमा और ब्लोटिंग वाले फीचर्स लेटर स्टेजेस में मिल सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि जो भी पेशेंट है वो एयर तो अंदर ले ले रहा है, वो उसको एक्सपेल या ब्रीद आउट इजिली नहीं कर पा रहा है। तो चेस्ट जो होगा यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा हाइपर इन्फ्लेटेड होगा, इसकी वजह से चेस्ट का एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। हम लोग इस कंडीशन को कहते हैं बैरल शेप्ड चेस्ट, लिख लेते हैं ड्यू टू hampered expiration, air gets on accumulating in the lungs, which leads to hyperinflated lungs, hyperinflated लंग्स। देखिए इसका मतलब नहीं हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स हैं तो बहुत अच्छा ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रहा होगा। पहली चीज सेप्टम वगैरह डैमेज हो गया है तो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बहुत अच्छी नहीं है, तो ऑक्सीजनेशन बहुत अच्छा नहीं हो रहा होगा। प्लस हाइपर इन्फ्लेशन है, जैसे मान लीजिए हमने अगर वही एयर एक बार ब्रीथ कर लिया है और ये सोच रहे हैं कि उसी से ऑक्सीजन एक्सचेंज होने लगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें उस एयर को निकालना है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने के लिए और फ्रेश एयर लेना है जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन हो। ठीक है, तो हाइपर इन्फ्लेटेड लंग का मतलब एयर जरूर है वहां पे, लेकिन अब ऑक्सीजन एक्सचेंज उतना प्रॉपर नहीं हो रहा होगा, तो यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेटेड लंग हो गए। इसकी वजह से बॉडी जो आपका चेस्ट होता है उसका एपी डायमीटर आपका कम होता है, ट्रांसवर्स डायमीटर ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए ये चेस्ट है, ये आपका ट्रांसवर्स डायमीटर है, या ये मान लीजिए एंटीरियर है या पोस्टीरियर है, तो इसको आप कहते हो ट्रांसवर्स
डायमीटर। इसी तरीके से हम लोग लेटरल से लेटरल ले सकते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ये आपका हो जाएगा एक ट्रांसवर्स हो गया, और ये आपका हो जाएगा, बोलेंगे क्या इसको, चलो ठीक है देख लेते हैं। ये आपका जो डायमीटर हो गया ये आपका ज्यादा होता है, जो एंड टू एंड होता है। तो अगर मान लीजिए किसी में एयर इन्फ्लेट होगी, तो एयर इन्फ्लेट होने के बाद ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो सकता है ना, एक बैरल जैसा दिख रहा है आपको। ये डायमीटर आपका इतना ही रह गया, लेकिन यहाँ पे इन्फ्लेशन की वजह से ये वाला डायमीटर जो पहले इतना था अब देखो इतना हो गया है। तो ये डायमीटर आपका इंक्रीज कर गया है, तो इसको हम लोग कहते हैं इंक्रीज इन एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर। एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर, बेटा ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये आपको दिखने से भी ट्रांसवर्स लग रहा होगा, तो ये ट्रांसवर्स डायमीटर है, ट्रांसवर्स डायमीटर। और ये आपका एंटीरो पोस्टीरियर हो गया, एंटीरो पोस्टीरियर। अगर यहाँ पे एयर ज्यादा भरेगा, क्योंकि हम कह रहे हैं कि एक्सपिरेशन हमारा हैम्पर्ड है, ये वाला आपका पहले के मुकाबले आप देख पा रहे होगे ज्यादा हो गया, तो इंक्रीज इन एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर। तो आप देख पा रहे होगे कि अब ये एक बैरल शेप चेस्ट हो गया है, बैरल शेप लिख लेते हैं, नोन एज बैरल शेप चेस्ट, बैरल शेप्ड चेस्ट। ये भी डायग्नोस्टिक होता है आपका एम्फाइसेमा के लिए। नॉर्मली जो डायमीटर होता है वो आपका ट्रांसवर्स ज्यादा होता है, ठीक है, तो जो नॉर्मल आपका होता है वो ट्रांसवर्स ज्यादा होता है, नॉर्मल ट्रांसवर्स इज टू एंटीरो पोस्टीरियर का जो रेशियो होता है ये ट्रांसवर्स वाला ज्यादा होता है, 7:5 होता है। लेकिन अगर एम्फाइसेमा है तो एंटीरो पोस्टीरियर बढ़ जाएगा, तो ये रेशियो रिवर्स हो सकता है। एक बार फिर से हम लोग क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एम्फाइसेमा देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बात की रिवर्स ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की। यहाँ पे आपका पहले ब्रेथलेसनेस होगा, उसके बाद थोड़े बहुत कफ एंड एक्सपेक्टोरेशंस मिल सकते हैं हमें। इसके अलावा एक्सप्रेशन प्रोलॉन्ग्ड होगा, तो पेशेंट माउथ का भी यूज कर सकता है एक्सपायर करने में, हम लोग पर्स लिप ब्रीदिंग या पर्स लिप ब्रीदिंग कह सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट में कोई साइनोसिस नहीं होगी, पेशेंट पिंक होगा, क्योंकि माउथ से भी एयर निकाल रहा है, ऐसे लग रहा है पफ लिया है और एक्सहेल कर रहा है, तो हम लोग कह देते हैं पिंक पफर। हैम्पर्ड एक्सपिरेशन होगा, लंग आपके हाइपर इन्फ्लेटेड हो जाएंगे, तो जो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर है ये जो कि ट्रांसफर से काफी कम होता है वो भी अब बढ़ने लगेगा, तो ये रेशियो रिवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे बैरल शेप चेस्ट मिल सकता है, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर यहाँ पे बढ़ गया है। जो नॉर्मल रेशियो 7:5 था, अब ये रिवर्स हो सकता है या इक्वल हो सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोग चैट सेक्शन में आइए।